हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर अरविंद ठाकुर। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको यह पढ़ाने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एप्लीकेशन हमारे डीएनए ब्लॉक में भी है और भी जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन होता है इस ब्लॉक में भी रहता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एप्लीकेशन हर जगह है। तो यहाँ पे डीएनए ब्लॉक में है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत है। तो डीएनए ब्लॉक में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ है वो मैं यहाँ बताऊंगा, और किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी मेटल का किसी एलिमेंट का निकलता है उसके बारे में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी मेटल का और किसी एलिमेंट का कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इस सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताता है कि किसी एलिमेंट को एक्वस सॉल्यूशन में नेट इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है कि देने का टेंडेंसी है। मीन्स electrode potential of an element is a physical quantity which gives the idea about loss or gain of electrons by an atom or by an element in aqueous solution। aqueous solution में किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करने का या गेन करने का कितना टेंडेंसी है उसका मेजरमेंट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही हमें बताता है कि एक्वस सॉल्यूशन में किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है कि देने का टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है रूम टेम्परेचर मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ। इसके अलावा हमारा जो मेटल है उसको भी अपने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में रहना चाहिए। फिर कंसंट्रेशन मोलारिटी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मीन्स कंसंट्रेशन 1, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार। ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड होता है वही उस एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब मैं इस सबको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप उसका वीडियो जाकर देख सकते हो। आप सब मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टोटल वीडियो 20 वीडियो ऑलरेडी है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात मैं यहाँ पे मैं करूँगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो Mn प्लस ऑब्लिक Ms मीन्स मेटल कटायन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेटल कटायन मेटल में कन्वर्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है मीन्स रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाले इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मीन्स ER0 हमारा हुआ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह हुआ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाई? बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स रिडक्शन फिनोमेना। यह रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो ना बाबू? Mn प्लस मीन्स Mn प्लस एक मीन्स Mn कटायन से M में कन्वर्ट हो रहा है, Mn प्लस से M में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने को रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन होगा कि इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी एलिमेंट को एक्वस सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है, ये कौन मेजर करता है? रिडक्शन पोटेंशियल। फिर इसी तरीका से होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जो काम रिडक्शन पोटेंशियल करेगा जस्ट उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, दोनों में से किसी एक से भी काम हमारा हो जाएगा। इसलिए IUPAC ने बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। उसके बाद से अब हम लोग हर जगह रिडक्शन पोटेंशियल का ही स्टडी करते हैं। और यहाँ भी आप देख रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल का ही रिप्रेजेंटेड है। तो कहीं भी आप बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स एक्चुअल वो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग पूरे बुक्स में या जो भी डेटा रहता है हर जगह हम लोग अब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, क्योंकि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को IUPAC के अकॉर्डिंग मान लिया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब जहाँ भी मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूँगा, बट वो रहेगा क्या? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हालांकि कई बार एग्जाम में डेटा ऑक्सीडेशन का भी दे देता है, तो आपको चेक कर लेना होगा, देखने से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सब होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन रहता है। अब अभी मैं बोला हूँ कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी एलिमेंट को एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी का मेजरमेंट करता है। इसका मीनिंग हुआ कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा। जैसे यहाँ पे आप सब देखिए वो डेटा को, कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट। हालांकि ये लोन पॉजिटिव है, मीन्स जितने भी हमारे 3D सीरीज के मेटल्स यहाँ पे हैं उसमें सिंगल कॉपर ही ऐसा है जिसका डाइवेलेंट रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। बाद बाकी सबका निगेटिव है। इसको भी मैं बताऊंगा कि ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों हो जाता है, बट फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो मीनिंग यह है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे वैल्यू जो हम लोग देखते हैं वो साइन के साथ देखते हैं, मीन्स जिसका वैल्यू निगेटिव है वो लोअर है, वो कम है, जितना निगेटिव उतना कम, जिसका वैल्यू पॉजिटिव है वो ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। इसका मीनिंग हुआ कि अमॉन्ग ऑल डाइवेलेंट कैटायंस ऑफ 3D सीरीज मेटल के जितने भी डाइवेलेंट कैटायन हैं उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी किसको होगा? कॉपर को होगा। कॉपर 2+ हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स यहाँ मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होगा। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पक्का कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने वाला दूसरे को इलेक्ट्रॉन लॉस कराता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मीन्स हम लोग डायरेक्टली मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस मेटल कैटायन के एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे
ये तो रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग मैं आपको बताया। अब इसके एग्जांपल से बता दूं, जितने भी 3D सीरीज के मेटल्स हैं उसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी उतना ज़्यादा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कॉपर का है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी का, बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर का, ऑक्सीडाइजिंग पावर का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी किसका है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, कॉपर 2+ का होगा। क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मीन्स हाईएस्ट है। कॉपर से लेस किसका है, निकेल का, क्योंकि स्मॉल नेगेटिव का मीनिंग हुआ हाई वैल्यू, निकेल 2+। इससे कम किसका होगा, कोबाल्ट का, उससे कम आयरन का, उससे लेस जिंक का, उससे लेस जिंक के बाद आएगा क्रोमियम, उससे कम वैनेडियम, मैग्नीज वैनेडियम दोनों इक्वल पोजीशन पे है, Mn+2 एंड वैनेडियम +2 दोनों इक्वल पोजीशन पे है, दोनों का है -1.18। एंड सबसे कम होगा टिटेनियम +2, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिस्ट है, सबसे कम निगेटिव है। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे रिडक्शन पोटेंशियल से डिसाइड होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही हाई। मीन्स अमॉन्ग ऑल डाइवेलेंट कैटायंस ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, कॉपर 2+ इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप सबको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के जस्ट उल्टा क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर का जस्ट उल्टा होता है रिड्यूसिंग पावर। तो मैं भी लिख सकता हूं रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर में, या ऐसे लिखा जा सकता है रिडक्शन पोटेंशियल है क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो जो ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग पावर का है उसका जस्ट उलट हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। अब यह एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो जी, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि अमॉन्ग ऑल डाइवेलेंट कैटायन ऑफ 3D सीरीज व्हिच कैटायन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, देन व्हाट शुड बी योर आंसर, टिटेनियम 2+, वैनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, कॉपर 2+ एंड Zn 2+। अगर पूछता है क्वेश्चन कि विच इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, देन हाउ कुड यू डिसाइड। अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इसका मीनिंग हुआ कॉपर 2+ को कॉपर के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो कॉपर 2+ कॉपर के फॉर्म में कैसे जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 2+ अब कॉपर के फॉर्म में चला जाएगा। तो कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी हाईएस्ट है। इसका मीनिंग हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ क्या हुआ, लीस्ट स्टेबल हुआ। तो एक और पॉइंट है मैं बताने जा रहा हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वह मेटल कैटायन एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही कम स्टेबल होगा। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हाई का मीनिंग हुआ तुरंत तो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में। तो कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, तो कॉपर 2+ का स्टेबलाइजेशन, कॉपर 2+ का स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में लिस्ट होगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो टिटेनियम 2+, ये होगा मोस्ट स्टेबल। कहां, इन एक्वस सॉल्यूशन मोस्ट स्टेबल। कॉपर 2+ क्या होगा, लिस्ट स्टेबल, राइट। ओके अब ये तो मैं बता दिया
कि रिडक्शन पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि विच फैक्टर्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स, मीन्स फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, मीन्स वो कौन कौन से फैक्टर है जो उस पर रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है। मीन्स इससे क्लियर हो जाएगा व्हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव बट रेस्ट ऑफ द 3D सीरीज हैव निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सीरीज में तुम सब देख रहे हो कि टाइटेनियम से ही शुरू हुआ है, जबकि 3D सीरीज तो स्कैंडियम शुरू होता है। स्कैंडियम का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। व्हाई? क्योंकि स्कैंडियम 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्कैंडियम 2+ फॉर्म ही नहीं करता है। जब 2+ फॉर्म नहीं होगा तो फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कोई मीनिंग ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे स्कैंडियम नहीं लिखा हुआ है। स्कैंडियम हमेशा +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए स्कैंडियम का डाइवेलेंट रिडक्शन पोटेंशियल गिवन नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्कैंडियम ऑलवेज +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो देखो जी, अब अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिडक्शन पोटेंशियल, या विच ऑफ द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, में कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। कौन से देखो रिडक्शन पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमारे इस रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा मेटल कटायन को मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होने का कितना ज़्यादा टेंडेंसी है। मेटल कटायन को मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होने का जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगा, उस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही हाई होगा। तो इससे एक और पॉइंट आता है, अगर कोई मेटल कटायन एक्वस सॉल्यूशन में मोर स्टेबल है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी कम होगा। तो जो मेटल कटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, कैसे निकलता है। तो गौर से देखो, हमारा मेटल है, इस मेटल को मेटल कटायन, अभी डाइवेलेंट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं 2 की बात अलग जनरल टर्म होगा तो यहाँ पे n कर दे रहा हूँ। हमारा मेटल को मेटल कटायन एक्वस में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो इंथैल्पी में चेंज हो रहा है उसको मैं डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेल्टा एच हुआ इंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस, यह हुआ इंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस, इंथैल्पी ऑफ द प्रोसेस। ओके, अब जो मैं यहाँ पे रिएक्शन 1 स्टेप में करवा रहा हूँ, मेटल को मेटल कटायन एक्वस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस स्टेप को मोर देन 1 स्टेप्स में कर, मीन्स इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को मैं मोर देन 1 स्टेप्स में यहाँ पे कैरी आउट कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मोर देन 1 स्टेप में ही होगा, क्योंकि एक ही बार मेटल मेटल कटायन में कन्वर्ट नहीं होगा। मेटल सॉलिड फॉर्म में रहता है, पहले हम लोग इसको हीट करेंगे तो मेटल हमारा सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट होकर आएगा गैसियस फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट अप सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। मीन्स यहाँ पे हम लोग डेल्टा एच ए को बोलते हैं, पहले मैं बताया हूँ, पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, सेकंड वीडियो में एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन भी। यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है? एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन होता है
कि 1 मोल सब्सटेंस से 1 मोल गैसियस एटम को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। मीन्स इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल गैसियस सब्सटेंस फ्रॉम देयर एलिमेंटल स्टेट। किसी सब्सटेंस का 1 मोल गैसियस एटॉमिक फॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए उसके एलिमेंटल स्टेट से जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वही उस एलिमेंट का एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है। मीन्स इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल गैसियस सब्सटेंस फ्रॉम देयर एलिमेंटल स्टेट। इसी को हम लोग यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन ही बोलते हैं, क्योंकि हीट ऑफ सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन दोनों इक्वल हो गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन है कि 1 मोल आपको गैसियस एटम प्रोड्यूस करना है, कहाँ से? उसके एलिमेंटल स्टेट से, उसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मीन्स हमारा जो मेटल है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद मेटल कटायन बना दिया मैं इसको, लेकिन अभी भी गैसियस फॉर्म में है। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जिसको मैं डेल्टा एच आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यह हुआ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, राइट। अब अगला स्टेप में इस मेटल कटायन को हम लोग वाटर में डालेंगे। जैसे ही किसी कटायन को वाटर में आप डालोगे, वाटर मोलिकुल्स कटायन से आकर एसोसिएट होंगे, क्योंकि वाटर मोलिकुल के पास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंड्स रहता है, इसलिए वाटर किसी भी आयन से एसोसिएट हो जाता है। अगर आयन कटायन है तो अपने निगेटिव एंड से एसोसिएट होगा, अगर आयन एनायन है तो अपने पॉजिटिव एंड से क्या होगा? एसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हमारा मेटल कटायन जैसे ही वाटर में जाएगा, वाटर मोलिकुल के एसोसिएशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यह हुआ डेल्टा जे, यह हुआ कहा जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। यह हुआ हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये डेटा तो आप सब लिख लिए होंगे। यह हुआ हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? तो इट इज हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एसोसिएशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स विथ आयन। किसी आयन से वाटर मोलिकुल के एसोसिएशन ड्यूरिंग जो एनर्जी बाहर रिलीज होता है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पे हमारा मेटल कटायन जैसे वाटर में जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगा, राइट। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी हमारा ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो हाइड्रेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? हीट ऑफ सब्लिमेशन किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा यहाँ पे जो मैं प्रोसेस यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे मेटल को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मीन्स हमारे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ है यहाँ पे? तो देखो जी, हेस लॉ टीएसडी में पढ़ना है आप सबको। हेस लॉ, हेस लॉ, हेस लॉ, हेस लॉ के अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस लॉ का स्टेटमेंट होता है कि इफ ए केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस टेक्स प्लेस in either one step or more than one step, net enthalpy of reaction should be same। मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन वन स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप में हो, दोनों ही केसेस में नेट इंथैल्पी जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा। तो देखो जी, इसका मीनिंग यह हुआ कि यह जब वन स्टेप में हमारा रिएक्शन हो रहा है तो इसका इंथैल्पी डेल्टा एच है,
और जब मोर देन वन स्टेप पे हो रहा है तो सबका समेशन कर देंगे। मीन्स एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, मीन्स यह तीनों का सम हुआ हमारा कौन, डेल्टा एच। यही डेल्टा एच होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं होता है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी पे डिपेंड करता है। अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा, इफ डेल्टा एच निगेटिव, if delta H is negative, then electrode potential will also negative, if delta H is positive, then electrode potential will also positive. मीन्स इसी डेल्टा एच पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल्टा एच अगर निगेटिव तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव। अब पॉइंट यह है कि हमारा डेल्टा एच जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऐसा फैक्टर कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो गौर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी आपको देना पड़ेगा। जब आप एलिमेंट को और मेटल को एनर्जी दीजिएगा तब वो अपने गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन पॉजिटिव होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव, जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है यही निगेटिव होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है। जब भी कोई आयन वाटर में जाता है, वाटर मॉलिक्यूल उस आयन से एसोसिएट होता है, उस एसोसिएशन की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी रिलीज होने की वजह से स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता है, और एनर्जी रिलीज होने से उसको निगेटिव लिखते हैं। मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। तो ये दो पॉजिटिव एक निगेटिव है। अगर इन दोनों का सम इसके मैग्नीट्यूड से अगर ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अगर दोनों का सम हाइड्रेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड से कम होगा तो डेल्टा एच निगेटिव होगा। मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमारा एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन एंड हाइड्रेशन एनर्जी तीनों मिल के डिसाइड करता है कि किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, राइट। अब मैं इसी को एक एक करके बताऊंगा आपको कि कॉपर का पॉजिटिव क्यों हो गया और सबका निगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसी को मैं डिस्कस करूंगा कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाई कॉपर हैज़ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल अमॉन्ग ऑल 3D सीरीज मेटल्स। तो उसके पीछे रीजन यह है कि कॉपर का सेकेंड एनिवर्सरी का वैल्यू, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 10-4s1 होता है। कॉपर जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है, 3D10 रहता है। बट जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमारा कॉपर, तो आफ्टर लूजिंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन कॉपर हैवंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स कॉपर हैज 3D9 कॉन्फ़िगरेशन which is not a stable configuration। कॉपर प्लस के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, लेकिन कॉपर 2 प्लस के पास नहीं रहता है। सो कॉपर हैज नो टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस टू कॉपर 2 प्लस, राइट। कॉपर 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होने की वजह से कॉपर को टेंडेंसी नहीं होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने का। सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी नहीं होने का मीनिंग हुआ कि कॉपर के सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और तुम सबको मैं पढ़ाया हूँ अपने आयनोस्टडी वाला वीडियो में कि पूरे 3D सीरीज में सेकेंड आयनोस्टडी एनर्जी कॉपर का हाईएस्ट होता है। कॉपर हैज़ हाईएस्ट सेकेंड आयनोस्टडी एनर्जी, और उसी हाईएस्ट आयनोस्टडी एनर्जी की वजह से कॉपर के इस आयनोस्टडी एनर्जी का वैल्यू हाई होने की वजह से कॉपर का डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाता है। तो क्लियर हो गया कि कॉपर के पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल एक और कॉपर के पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो रिस्पॉन्सिबल है वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वेरी हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मीन्स वेरी हाई
सेकेंड आयोनाइज्ड एनर्जी ऑफ कॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। कॉपर के सेकेंड आयोनाइज्ड एनर्जी का वैल्यू वेरी हाई होना ही कॉपर के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो क्लियर हो गया। अब यहां एक दो बातें और मैं बताऊंगा। जैसे कॉपर का आयोनाइज्ड एनर्जी हाई होने से कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, तो अगर किसी एलिमेंट का आयोनाइज्ड एनर्जी अगर लो होता है, एक्सपेक्टेशन से कम होगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा मैग्नीज Mn2+, Fe2+ एंड Zn2+, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम होता है, ज़्यादा निगेटिव होता है। मतलब हमारे Mn का Mn2+ ऑब्लिक Mn का रहता है -1.18 वोल्ट, जबकि इससे इतना बहुत एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है। उस तरह से आयरन का भी रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रहता है -0.44 वोल्ट, जिंक का रहता है -0.76 वोल्ट, निकेल का, जिंक का, आयरन का सही रहता है, निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल होता है E0 -0.25 वोल्ट, राइट। इस तीनों ही एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा निगेटिव होता है। मीन्स हमारे मैग्नीज का, निकेल का और जिंक का, तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से मोर निगेटिव होता है। अब रीज़न है वाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीज, निकेल एंड जिंक आर लेस देन एक्सपेक्टेशन। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, मोर निगेटिव होता है, मीन्स दे हैव मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। वाई? तो उसके पीछे रीजन यह है, Mn के केस में, Mn और जिंक के केस में, Mn and zinc have more negative reduction potential than expectation due to a stable configuration of Mn2+ and Zn2+. Mn2+ और Zn2+ के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से Mn और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मोर निगेटिव होता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है? तो मैग्नीज का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, Zn2 का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Mn2 का मतलब हुआ कि Mn को Mn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। यहाँ भी Zn को भी Zn2+ के फॉर्म में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि Zn2+ के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर किसी एलिमेंट को अपने कटायन के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी ज़्यादा है, तो उसका आयोनाइज्ड एनर्जी डेफिनेटली क्या होगा, लो होगा। उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डेफिनेटली क्या होगा, ईजियर होगा। तो मैग्नीज और जिंक के पास Mn2+ और Zn2+ के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से उनका आयोनाइज्ड एनर्जी का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है और कॉन्सेक्वेंटली उनका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से मोर निगेटिव हो जाता है, राइट। तो यही रीज़न है कि मैग्नीज और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर निगेटिव होता है, क्योंकि उनका Mn2+ और Zn2+ के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब पॉइंट आता है निकेल के केस में क्या होता है, बिकॉज निकेल हैज़ नो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इट हैज़ 3d10 configuration, 3d8 configuration. This is not a stable configuration. तो why निकेल हैज़ मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल? तो निकेल के केस में कौन फैक्टर काम करता है? तो जितने भी हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उसमें सबसे छोटा साइज हमारे निकेल का ही होता है। तो साइज छोटा होने की वजह से निकेल का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है। निकेल 2+ के पास हाई चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मीनिंग हुआ चार्ज बाई साइज। चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा
उतना ही ज़्यादा हमारा कटायन वाटर मोलिक्यूल को एसोसिएट करेगा अपने साथ, वाटर मोलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा। मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, आयन के चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो निकेल का चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से निकेल का हाइड्रेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता है, और हाइड्रेशन एनर्जी तो निगेटिव होता है, इसलिए निकेल का भी रिडक्शन पोटेंशियल अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा निगेटिव होता है। ओके, तो ये था डाईवेलेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग, उसका क्या मतलब हुआ। अब मैं बताने जा रहा हूँ, अगर कोई मेटल ट्राईवेलेंट है, M+3 है, CM+3 CM+2 में आना चाहता है, तो उस समय उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब ट्राईवेलेंट मेटल कटायन के रिडक्शन पोटेंशियल डेटा मैं लिख दिया हूँ। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे फिर स्कैंडियम नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम +3 तो शो करता है, बट +3 से वो +2 में नहीं जाएगा, और यहाँ +3 से +2 में जाने वाले का टेंडेंसी का मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए स्कैंडियम यहाँ भी नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है कोबाल्ट का, कोबाल्ट +3 कोबाल्ट +2, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.97, हाईएस्ट है। 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा इसी का है। इसका मीनिंग हुआ कोबाल्ट +3 हैज वेरी हाई टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड सेल्फ इनटू कोबाल्ट 2+। तो यहाँ पे कोबाल्ट 3+ क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कोबाल्ट +3 इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कोबाल्ट +3 को इलेक्ट्रॉन गेन करके कोबाल्ट 2+ के फॉर्म में जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाईएस्ट है। अब मैग्नीज और आयरन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखिए। मैग्नीज और आयरन में कंपैरिजन करें, Mn+3 को Mn+2 के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.57, इसका भी अच्छा खासा है। लेकिन Fe+3 को Fe+2 के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी मैग्नीज से कम होता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.77 है। तो Mn+3 को Mn+2 के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी ज़्यादा है इसका Fe+3 से। इसका मीनिंग हुआ कि Mn+3 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe+3, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे बोल सकते हैं कि Mn+3 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe+3। लेकिन अब ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे रीजन यह है कि Mn+2 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, लेकिन Mn+3 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, 3d4 होता है। Mn+2 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो Mn+3 हमेशा चाहता है कि Mn+2 के फॉर्म में जाए, क्योंकि Mn+3 जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, और Mn+2 का मैग्नीज+2 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। Mn+2 के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से Mn+3 हैज हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देन Fe+3। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि व्हाई Mn+3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe+3। तो एक तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलिएगा, और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना Mn+2 का, और Mn+3 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना। इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो Mn+3 Mn+2 के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, राइट। अब थोड़ा हम लोग Ap को देख लें। Ap में जस्ट इसका उल्टा है। Ap+2 के पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, बट Ap+3 का क्या होगा, 3d5। मीन्स नाउ इन द केस ऑफ आयरन Ap+3 हैज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। Ap+3 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और Ap+2 के पास नहीं है, तो Ap+3 Ap+2 के फॉर्म में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि कोई अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब क्यों करेगा। इसलिए Ap+3 का ऑक्सीडाइजिंग पावर Mn+3 से कम हो जाता है। लेकिन जस्ट यहाँ पे एक रिवर्स फिनोमेना होता है, यहाँ Ap+2 Ap+3 के फॉर्म में जाना चाहता है, क्योंकि Ap+2 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और Ap+3 के पास है। तो आपके एग्जाम में एक जनरल क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में रेगुलरली आता है और जेई मेन नीट में सब जगह आता है कि व्हाई Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Ap+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, तो रीजन क्लियर है। Mn+3 से ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Mn+2 का है। रीजन होगा कि Mn+2 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो Mn+3 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 में जाना चाहता है, और यहाँ पे Ap+3 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए Ap+2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ap+3 के फॉर्म में जाना चाहता है, क्योंकि Ap+3 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे Mn+2 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यही वजह है कि Mn+3 Mn+2 के फॉर्म में जाना चाहता है और Ap+2 Ap+3 के फॉर्म में जाना चाहता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए Mn+3 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Ap+2 होता है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो यह हमारा सब है रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर सब डिसाइड होता है, प्रॉपर्टी डिसाइड होता है। इसको यूज़ करके कई सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो जो आपके एग्जाम में आता है। तो इस तरीक़ा से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वीडियो कंप्लीट हो गया डीएनए ब्लॉक का। आप सब मेरे पूरे वीडियो को देखें, इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी वीडियो था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, दूसरे के पास भेजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।